ऑडियो बेटा जरा सा बताएं, ठीक ऑडियो पहुंच रहा है आप तक? पिछले लेक्चर में ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम हुई थी। रिस्पॉन्ड करिए बेटा, ऑडियो सही पहुंच रहा है आप तक? सूर्य प्रताप, ऑडियो बेटा ठीक है? ओके, ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं बेटा दिक्कत तो कर ही देती हैं कभी ना कभी। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा। कहाँ चर्चा हुई थी देखें? चर्चा कहाँ हुई थी बेटा? हम लोग बात कर रहे थे ट्राइसेलुलर थ्योरी पे, त्रिकोश की सिद्धांत। तो एक चर्चा हो गई थी बेटा एक कोश की सिद्धांत पे, बोले किसने दिया था? नहीं, हेडली ने दिया था, जॉर्ज हेडली ने दिया था। और ट्राइसेलुलर थ्योरी किसने दिया था? विलियम फेरल ने दिया था। तो लिख लिया है कुछ उस पे? मैंने चर्चा मैंने उसके बारे में लिखा है कि नहीं लिखा, ये बताया। ये फेरल ने बताया कि ट्राइसेलुलर थ्योरी है। वो क्या बताया बेटा, वो जरा समझना है। और तीन कोशिका का डायग्राम भी संभवतः हम लोगों ने बना लिया था, है ना? आज की डेट में पवन के संचार का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राइसेलुलर थ्योरी ही है, और मुझे लगता है कि वो सही भी है। क्योंकि आज की डेट में जो पवन का संचार हम लोग पढ़ते हैं हायर एजुकेशन से लेके किसी एजुकेशन में, वो फेरल के ट्राइसेलुलर थ्योरी के रूप में ही है। तो फेरल ने जो त्रिकोशिकी सिद्धांत बनाया था उसमें दो कोशिका को उन्होंने नाम दिया था हेडली सेल, बोले बेटा? बीच वाली जो कोशिका थी उसी को उन्होंने कहा था कि विपरीत हेडली सेल है, या इसे उन्होंने फेरल सेल का नाम दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पवन का संचार बाकी दो कोशिकाओं से उलट था। तो थोड़ा आज बेटा उसको थोड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि पूरे वायुदाब की पट्टियां क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर कुल 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियां बनती हैं। कितनी बेटा? 7। जिसमें से 3 वायुदाब की पट्टियों का निर्माण सूर्यताप के कारण होता है। और मुझे लगता है कि इन्हीं के आधार पे हेडली साहब ने अपना सिद्धांत बना दिया था। फिर बाद में मालूम चला कि नहीं, पृथ्वी की डायनामिक फोर्स के कारण, पृथ्वी की गयात्मक शक्ति के कारण 4 वायुदाब की पट्टियां और बन जाती है ना बेटा? तो कुल मिला के कितनी बेटा? 7। ये लिखा है ना कि 3 सूर्यताप के कारण और 4 पृथ्वी की गयात्मक शक्ति के कारण, यानी दैनिक गति के कारण। यहां तक ठीक है बेटा? अब देखते हैं कि जो 7 वायुदाब की पट्टियां हैं वो कहाँ कहाँ है, उनका नाम क्या क्या है, और किन किन लैटिट्यूड पे बन जाती हैं। इसी को थोड़ा विस्तार से बेटा, तो उस दिन डायग्राम पता नहीं क्लियर बनाया नहीं बनाया, तो ये 2 बार बात करना उचित है क्योंकि ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जरा सा फिर से देखना बेटा, ये पूरी पृथ्वी की एक तरह से डिजाइन है, बोले बेटा? और इसी पूरी पृथ्वी पर कितनी वायुदाब की पट्टियां बननी है? 7। तो क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, ये देखना है। सूर्य ताप वाला तो एकदम क्लियर है मामला, यानी सूर्य ताप के कारण जो वायुदाब की पट्टियां बनती हैं वो तो एकदम क्लियर दिख रहा है। यहां पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र है, ताप कम मिलता है, पवन ठंडी होंगी, भारी होंगी, नीचे की ओर उतरेंगी, तो पोल्स पे तो सॉरी हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। क्लियर बेटा? पोल पे हाई प्रेशर बेल्ट बनना ही है, अनिवार्य दिख रहा है। इस पोल पे भी हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक बीच में, हाँ डेफिनेटली यहां लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। क्लियर है बेटा? और मुझे लगता है इसी को हेडली ने शायद समझ लिया, यानी हेडली ने सूर्यताप के आधार पे ही पवन के संचार को समझने का प्रयास किया, इसी कारण एक कोशिका सिद्धांत बन गया उनका। ये देखा जाता है कि लगभग विषुवत रेखा के दोनों ओर
10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। अरे भाई एकदम विशुद्ध रेखा ही कैसे होगी बेटा, सूर्य की किरणें थोड़ा इधर उधर भी तो असर छोड़ेंगे ना। तो ये पूरा जो इलाका हम लोगों का बन जाता है, ये बन जाता है लो प्रेशर बेल्ट। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बेटा। जब गर्मी अधिक होगी, हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठेंगी, तो इस इलाके में क्या बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर है। ये हवा ऊपर उठेगी, ध्रुवों की ओर जाने की कोशिश करेगी ऊपर से, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने के क्रम में कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण ये अपने मार्ग से दाहिनी ओर और ये अपने मार्ग से बाईं ओर घूम जाएगी। तो होगा क्या, वो थोड़ा देखें। लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ से लगभग 35 डिग्री नॉर्थ तक, है ना बेटा। और वैसा ही मामला इधर भी बनेगा, 23.5 डिग्री साउथ से दक्षिण। अरे भाई इसके इधर जो भी होंगे अक्षांश उनके साथ नॉर्थ यूज करते हैं, इसके इधर जो भी अक्षांश होते हैं उनके साथ साउथ यूज करते हैं। कहां तक बेटा, 35 डिग्री साउथ। ठीक है बेटा, पहले मुझे बना लेने दो, तब मैं आपको व्याख्या करता हूं। फिर यहां हो जाएगा आपका 45 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। इधर आइए, 45 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो कैट वाइज आपकी पट्टियां दिख रही हैं बेटा, गिनो। अरे यहां तो एक है ही है, और यहां भी एक है। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। तो डायग्राम में पहले इनका नाम लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि बन कैसे जाती है ना बेटा। ये हाई प्रेशर है, ये क्या है बेटा, लो प्रेशर बेल्ट। और ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या है, लो प्रेशर बेल्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियों में कोई 2 हाई एक साथ नहीं होगा और कोई 2 लो एक साथ नहीं होगा। ये हमेशा अल्टरनेट होंगे। देख लो, हाई है, लो है, फिर हाई है, फिर लो है, फिर हाई है, फिर लो है, फिर हाई है। अब इसमें गिना तो जा सकता है, कैटो हाई प्रेशर बेल्ट है। यानी 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियों में इसमें हाई प्रेशर बेल्ट कैटो है। देखो, 1 2 3 4। तो 7 में से 4 क्या बन गए बेटा, हाई प्रेशर बेल्ट। और 7 में से 4 निकल गए तो बचे कितने, 3। 3 बन गए लो प्रेशर बेल्ट। ये भी लिख लो पहले। लिखें, 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियों में 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियों में 4 उच्च वायुदाब की पट्टी हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। चार क्या बनती है बेटा, हाई प्रेशर बेल्ट, यानी उच्च वायुदाब की पट्टी बनती है। और 3, बोलिए बेटा, हाँ, निम्न वायुदाब की पट्टी बनती है। क्लियर हुआ बेटा। अब ये देखते हैं कि इनके नाम क्या हैं। हर वायुदाब की पट्टी का अपना नाम है, तो पहले नाम का परिचय हो जाए, फिर हम आपको सब समझा लेंगे कि क्यों होती है, काहे बनती है। थोड़ी सी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में किया था, तो आइडिया थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी हम फिर क्लियर करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। नाम बेटा जरा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पट्टी। क्लियर है? ये तो इकलौती है, लेकिन ये दो है। देखो, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, बस इनका हेमिस्फीयर अलग अलग है। ये तो इकलौती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इसी को प्यार से एक नाम और देते हैं हम लोग, जिसको कह देते हैं डोलड्रम। नाम सुना है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का एक नाम और है बेटा, डोलड्रम भी कहते हैं इसे। क्लियर है? अब हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाओगे बेटा। इसको डोलड्रम कहते हैं, वही डायग्राम में ही लिखो, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पट्टी। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए। जो छोटा बनाए होंगे वो झंझट में फंस गए होंगे, थोड़ा बड़ा बनाना था, है ना? चलिए, लैटिट्यूड बेटा जो मैंने लिखा है सही लिखिएगा, कहां से कहां तक, है ना, ये जरूरी है। ऑनलाइन वाले मित्र भी बनाए भाई। बहुत क्लियर तो नहीं हो रहा है, लेकिन काम चल जाएगा। एक कमेंट आ रहा है कि गोला ठीक नहीं बना है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं भाई, काम चालू है, गोला ठीक नहीं बना, हाथ से ही बनाया जैसा बना हो। ये 0 डिग्री है बेटा, इसके इधर 10 डिग्री, फिर 10 डिग्री। ऑनलाइन के जो हमारे फ्रेंड हैं, यहाँ 23.5 to 35 डिग्री लाइन खींच लें, और यहाँ 45 डिग्री to 66.5 डिग्री, और ऊपर आप देख ही रहे हैं कि वो 90 डिग्री है ना बेटा? इसकी डिग्री अगर बात करें तो क्या है बेटा? 90 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है? 90 डिग्री साउथ। कहीं कुछ समझने में बेटा दिक्कत हो रही हो, जो मित्र हमारे ऑनलाइन है तो बात करें, मैं कोशिश करूंगा। इस डायग्राम को प्लॉट करने में या डायग्राम को बनाने में कोई तकलीफ हो तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। यहाँ 23.5 to 35, 45 डिग्री to 66.5, और उधर 90 डिग्री, और नीचे 90 डिग्री। क्लियर हो गया? अब इनके नाम लिखेंगे बेटा। पहले बीच वाला जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? डोलड्रम। वेरी गुड, डोलड्रम कहेंगे। या एक टिपिकल ज्योग्राफिकल नेम अगर इसको देना चाहें तो इसका नाम क्या होगा बेटा? बोले, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लिखिए बेटा, वहीं पे लिखिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। एरो से दिखा दीजिए। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। क्लियर है? हिंदी में विषुवतीय निम्न वायुदाब की पट्टी कहते हैं। दोनों लिखो बेटा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखो। हिंदी में क्या कहेंगे? विषुवतीय निम्न वायुदाब की पट्टी। क्लियर है बेटा? एक का परिचय हो गया। इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश हिंदी हम दोनों में बोलेंगे बेटा। इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसका क्या नाम है बेटा?
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इस वाली वायुदाब की पट्टी का नाम है बेटा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, हिंदी में भी कुछ नाम होगा, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण क्या कहेंगे बेटा? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पट्टी। अरे हाई प्रेशर बेल्ट ही है ना बेटा, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पट्टी। क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान रखना ये दो ठो है, आप खाली डायग्राम बनाने के फिराक में हो गड़बड़ हो जाएगा। ये दो है बेटा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, इसका भी वही नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बस अलग बात है कि उत्तरी गोलार्ध में है और ये दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? इसका मतलब कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पट्टी एक नहीं दो बनती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ा जाए, इसको क्या नाम देंगे? सब पोलर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर, इसको क्या बोलेंगे बेटा? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। हिंदी में उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पट्टी। कैट हो दो, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक साउदर्न हेमिस्फीयर में। और फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी लिखें अगला, इसको इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? ध्रुवीय पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी। कितने? दो, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया फिगर, काम चल रहा है ना? चलिए घबराइए नहीं, मैं एकदम क्लियर करके ही जाऊंगा यहां से, आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि अभी आप भूगोल के सबसे कठिन तो नहीं लेकिन सबसे कठिन वाले इलाके को पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा? और हम लोग पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा एक हेडिंग बना लें फिर से, वायुदाब की पट्टियां, थोड़ा नाम लिखा देते हैं बेटा, अक्षांश भी लिखा देते हैं अलग से, ताकि डायग्राम के अलावा भी आपको देख के क्लियर हो। वायुदाब की पट्टियां, डायग्राम में तो दिखाए, ये टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा जैसे दिखाए होंगे, अभी यहां एकदम क्लियर क्लियर लिखते हैं बेटा। तो वायुदाब की पट्टियां कुल कितनी? तो गिन के भी साथ होना चाहिए, है ना बेटा? शुरुआत करें। नंबर 1, विश्वतीय निम्न वायुदाब की पट्टी। विश्वतीय निम्न वायुदाब की पट्टी, सारे लोग लिखो बेटा, विश्वतीय निम्न वायुदाब की पट्टी। इंग्लिश में उसी के नीचे लिखो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। है ना बेटा? लैटिट्यूड भी लिख लिया जाए उसी के सामने, डैश करके 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। क्लियर हुआ? लेकिन ये वायुदाब पट्टी कैट हो रहेगी, एक सिंगल है। अगला, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पट्टी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पट्टी, उपोष्ण कटिबंधीय
क्या बेटा? उच्च वायुदाब की पट्टी। इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा, क्यों लिखा रहे हैं ये सब? मेरा भी मन नहीं हो रहा है कि इतना कठिन कठिन नाम बोला जाए। एक्चुअल में वो परीक्षा में पूछेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की ओर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाले कौन को किस नाम से जानते हैं? कैसे लड़ेंगे हम ऐसे प्रश्नों से? तो जानते रहोगे तो लड़ेंगे। वो अगर ये पूछते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाले कौन किस नाम से जाने जाते हैं, ये सब नाम आप नहीं जानोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कहां से कहां चल रही है। इसीलिए ये सब लिखा रहे हैं बेटा। तो इसका जरा सा लैटिट्यूड लिखो बेटा, 23.5 to 35 डिग्री। नॉर्थ साउथ कुछ मत लिखना। 23.5 डिग्री टू 35 डिग्री, है ना? हाँ, नीचे उसी के नीचे जरूर लिख लो दोनों ही गोलार्धों में, बोथ हेमिस्फीयर। तो दोनों गोलार्धों में अगर है तो दो ठो हो गई। बोल नहीं रहे। जब उत्तरी गोलार्ध वाले की बात करनी होगी तो इसी साथ नॉर्थ नॉर्थ लिख लेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध वाले की बात करनी होगी तो साउथ साउथ लिख लेंगे। दोनों का काम मैनेज हो जाएगा। आगे बेटा, थर्ड, सब पोलर, पहले हिंदी में बोलने दो, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पट्टी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पट्टी। इंग्लिश लिखो, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो लो प्रेशर बेल्ट को 60 में लिख लिया करो, क्या जरूरत है पूरा लिखने की। लैटिट्यूड बेटा 45 to 66 डिग्री। 45 से कितना बेटा? 66.5 डिग्री, है ना? नॉर्थ साउथ क्यों नहीं लिख रहे हैं? दोनों गोलार्धों में। अब जिस गोलार्ध का नाम लेना होगा उसके साथ नॉर्थ या साउथ जोड़ लीजिएगा। समझ पा रहे हैं बेटा? एकदम क्रिस्टल क्लियर करो बेटा, शीशे जैसा साफ करो, क्योंकि अभी बस आंधी वांधी चलने वाली है। अभी जिसको पढ़ लोगे मैं पवन चला दूंगा। ये अगर क्लियर किया तो पवन की हैसियत बता देंगे हम लोग। यहां तक हो गया बेटा? आगे लिखो, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी। सभी लोग लिखो भाई, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी। इंग्लिश में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। डिग्री बेटा 90 डिग्री। नॉर्थ साउथ क्यों नहीं लिखेंगे? दोनों में। अगर 90 डिग्री नॉर्थ लिखे तो आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, अगर 90 डिग्री साउथ लिखा आपने तो आप दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। जरा जोड़ो, साथ तो हुआ ना? जोड़ लो। हाँ, कहे नहीं? अरे नीचे के जो हैं वो दो दो ठो है, तीन ठो दो दो हैं, तो 6 हो गया, और एक इकलौता है जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा देखिए बन कैसे जाते हैं, ये बनते कैसे हैं। कल थोड़ी सी बात हमने किया था, आज इसको क्लियर करते हैं। मैंने कहा कि यहां तो गर्मी है ना, है या ना? यहां ठंडक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो सूर्य ताप वाला फैक्टर है। बोले, अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य ताप के कारण कितनी वायुदाब की पट्टियां बनती हैं तो नहीं बता देंगे। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। 3 किसके कारण? लिखाया भी तो है कि 3 वायुदाब की पट्टियां सूर्यताप के कारण बनती हैं और 4 वायुदाब की पट्टियां पृथ्वी की गयात्मक शक्ति के कारण बनती। कौन सी 4? ये दोनों और ये दोनों। इन दोनों का क्या नाम है आपने लिखा है। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी परेशानी है। बन कैसे जाती हैं वो आपको समझना है। यहां की हवा जब गर्म होगी तो ऊपर की ओर उठेगी, यहां की हवा गर्म होकर नीचे की ओर जाएगी। बोल नहीं रहे? तो ये ऊपर, ये नीचे।
अब ये हवा ऊपर से इस इलाके को जाने की कोशिश करेगी, किधर? ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर। माने यहां से ऊपर आई गर्म होके और ये जाने की कोशिश करेगी ध्रुवों पर, क्योंकि वहां हवा नीचे उतर गई, ऊपर थोड़ा सा खाली स्थान दिख रहा है। बोले बेटा, जा नहीं पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि कोरियालिस बल और फेरल का नियम है। ये क्या करेगी कि इसे घुमा देगी यहां और इसे घुमा देगी यहां, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर दिख रहा है। अब ये पवन को जाना कहां था? जाना था ध्रुवों पर, लेकिन कोरियालिस बल और फेरल के नियम के कारण ये कंफ्यूज हो गई और ये इसी अक्षांशों के आसपास घूमने लगी। और चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर इसकी तुलना में कम है, इससे हवाएं कुछ ठंडी होंगी और नीचे की ओर उतर पड़ेंगी। और यहां बन गया क्या बेटा? हाई प्रेशर। और यहां भी क्या बन गया? हाई प्रेशर। यहां पहले से हाई प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर बन गया। ऑब्वियस सी बात है कि दो हाई प्रेशर के बीच में एक लो प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हवा निकल के कहां से भागेगी? तो यहां से हवा निकल के ऊपर की ओर जाने लगती है, और हवा जब ऊपर की ओर गई तो आसपास की तुलना में लो प्रेशर हो जाएगा। कोई शक, कोई डाउट? फिर से हम व्याख्या कर दे रहे हैं बेटा, ये 7 वायुदाब पट्टियां कैसे बनती हैं। पहले सूर्यताप वाली बन गई, बोले बेटा। फिर विषुवतीय क्षेत्र की गर्म हवा ऊपर उठती है, ध्रुवों की ओर जाने लगती है, नहीं जा पाती। ये इन्हीं उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में ये अक्षांशों के पैरेलल हो जाती, धरती का चक्कर लगाने की कोशिश करती है और ठंडी होकर यहीं उतरने लगती है। और उतरेगी जब तो हाई प्रेशर होगा, बोल रहा था मैंने, और ऊपर जब जाएगी तो लो प्रेशर होगा। तो एक हाई बन गया, एक हाई ऑलरेडी है, दो हाई के बीच में ऑब्वियस सी बात है कि बीच में एक लो तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हवा वहां से निकल के बाहर जाएगी ही जाएगी, नहीं तो कहां जाएगी हवा? यहां हाई बन रहा है, यहां हाई बन रहा है, हवा के जमीन के अंदर घुसेगी, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना बेटा। जहां हाई है वहां से तो नहीं आएगी, तो यहां से ऊपर नहीं जाएगी, यहां से ऊपर नहीं जाएगी, तो कहां से जाएगी? बीच में से निकलेगी। और कहां से निकलेगी? बोल नहीं रहे। दो हाई के बीच में एक लो बन जाना ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। यहां बन गया लो और यहां बन गया लो। क्लियर हुआ? यानी 7 वायुदाब की पट्टियां कैसे बन जाती हैं वो क्लियर हुआ बेटा? कोई शक हो तो पूछ लो, क्योंकि अब ट्रेन स्टेशन छोड़ने वाली है, पैसेंजर बैठ जाए तो अच्छा है। और ये आपको दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, दिस इज लास्ट टाइम, क्योंकि साल भर हम इसी को थोड़ी पढ़ाएंगे, हम आगे चलेंगे। तो क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर? हाँ, डाउट होगा तो आप बात कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या चलेगी? अब चलेगी पवन। बोल नहीं रहे। पवन किधर से किधर चलती है? जिधर से मन करे उधर से चल देती है। नहीं, मनमाना है। आपने पढ़ा है, मुझे लगता है कल परसों के लेक्चर में पढ़ा है, कि पवन सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं, हाँ या ना? तो कहां कहां हाई है दिख रहा है, कहां कहां लो है दिख रहा है। उस हाई से लो की ओर पवन चलेंगे। क्योंकि अस्थाई वायुदाब की पट्टी है, इससे जो भी पवन चलेंगे वो अस्थाई कहलाएंगे, हाँ या ना? अरे वायुदाब की पट्टी अस्थाई बन गई ना बेटा। इस अस्थाई वायुदाब की पट्टी का अनुसरण करके जो पवन चलेंगे वो क्या कहलाएंगे? अस्थाई ही तो कहलाएंगे। तो चला दिया जाए। तैयार हैं? चलाइए। ये हाई, ये लो, ये लो, यहां से पवन दोनों ओर जाएंगे। बोल नहीं रहे। अरे जब अगल बगल में लो है तो पवन यहां से दोनों ओर जाएंगे। पहले इसको हटा देते हैं, ये डिस्टर्ब करेगा। अभी डाउट है तो बात कर लो बेटा, नहीं पवन अब चलाने जा रहे हैं, है ना? तो इधर से चलेंगे किधर? लो की ओर, आया ना? लाइक दिस। बोल नहीं रहे हो?
ऐसे ही चलेंगे ना, हैं? नो नो नो। कोरियोलिस कहाँ गए, फेरल कहाँ गए? भूल रहे हैं आप। अब सारा ज्ञान कट पेस्ट होगा तभी तो मजा आएगा ना। बोल नहीं रहे बेटा। तो इसका मतलब है कि जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन वो ऐसे जा नहीं पाएगी। अपने मार्ग से किधर मुड़ेगी ये? बोलो, कौन सा गोलार्ध है? अरे ये कौन सा गोलार्ध है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है ना। आपने पढ़ा है उत्तरी गोलार्ध अपने रास्ते से दाहिने ओर मुड़ेगी। और मैंने ये भी बताया था पूरे भूगोल में एक अपवाद नहीं है, सिंगल एक्सेप्शन नहीं है। अगर चलना होगा तो घूमना ही होगा। किसी की हैसियत नहीं है कि कोरियोलिस बल और फेरल के नियम का उल्लंघन कर दे। तो भैया जी इनको जाना था ऐसे, लेकिन ये चली जाएंगी ऐसे। बोल नहीं रहे हो? समझ आ रहा है? और वही हाल इधर होगा, इस इलाके में। जाना था ऐसे, जाएंगे ऐसे। रिस्पॉन्ड करते रहिए बेटा। क्लियर हुआ? अब जाइए इस इलाके में चलते हैं। इसको आना था ऐसे, लेकिन ये किधर घूमेगी? काहे सकते में पड़ जाते हो यार, जब मैं पूछता हूं किधर घूमेगी। पहले ही क्लियर कर दिया था, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर। और मैंने ये भी कहा था कि चाहे जिधर से जिधर चले, घूमना तो होगा दाहिने ही। इसका दाहिना तो मुझे लगता है आप सबको पता है। ऐसे ना चल के ये घूमेंगी ऐसे। हाँ या ना? कोई डाउट? हो गया? सॉरी सॉरी, एरो हेड उल्टा हो गया। अब ठीक है बेटा? हाँ। तो जबरदस्ती असर मत बोलो, कहीं गड़बड़ दिखे तो बोल दिया करो कि हाँ गड़बड़ है। अब ठीक है? अभी एक इलाका बच गया है बेटा जहां पवन चलाने हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में। इनको आना था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेंगे। किधर घूमेंगे? दाहिनी ओर, लाइक दिस। बोल नहीं रहे हैं? और वही हाल होगा इनका। अब नोटिस करिए, एक गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में नहीं, एक गोलार्ध में कै पवन दिखी? 3 पवन दिखी। दूसरी गोलार्ध में उसी 3 की फोटोकॉपी है, तो 6 नहीं मिल जाएंगे, 3 ही पवन कहलाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में भी वही 3 दिखेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी वही 3 दिखेंगी। तो ध्यान से सुनिए, इस पूरी धरती पर 3 प्रकार के ही अस्थाई पवन चलते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3। क्यों? क्योंकि 3 दिख रहा है। जो 3 ऊपर हैं वही 3 नीचे हैं। अब इन तीनों का नाम सुनेंगे? तैयार हैं? रेडी हैं? सुन लीजिए। इसको कहते हैं पूर्वा पवन। क्या कहते हैं? पूर्वा पवन। इंग्लिश में कहते हैं क्या? ईस्टर्ली। इन्हीं को कहते हैं वाणिज्य पवन, इन्हीं को कहते हैं व्यापारिक पवन। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेड विंड। सब इसी का नाम। अगर ये पूर्वा तो ये पश्चिमा, ये व्यापारिक तो विरुद्ध व्यापारिक, ये ट्रेड, ये एंटी ट्रेड, क्योंकि ठीक इसके उलट है। देख लो, इसकी दिशा इस पवन के ठीक उलट है, या इसकी दिशा इसके ठीक। तो ये अगर पूर्वा कहोगे तो इसे पश्चिमा कहना होगा, इसे व्यापारिक कहोगे तो इसे विरुद्ध व्यापारिक कहना होगा, इसे वाणिज्य कहोगे इसे विरुद्ध वाणिज्य कहना होगा, इसे ट्रेड विंड कहोगे तो उसे ट्रेड विंड नहीं कहोगे, उसे एंटी ट्रेड विंड कहोगे। एंटी माने विपरीत। क्लियर हुआ? अब एक और बच गया, उसका बस एक तो नाम है ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। तो अस्थाई पवन कितने बेटा? 3।
पूर्वा, पछुआ, ध्रुवीय पवन। अब ये अलग बात है कि पूर्वा के कई नाम हैं, पछुआ के कई नाम हैं। कोई शक बेटा, कोई सुबह नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। क्लियर है? अस्थाई पवन आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक अस्थाई वायदा की पट्टियां ना क्लियर हो। क्लियर है बेटा? तो अगर गौर से देखो तो पवन का, अरे रुको रुको बेटा रुको, घबराओ नहीं, जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी, हम बता रहे हैं आपको, बस थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हम इसको विषुवत रेखा मान लें बिना धरती के, तो एक पवन ऐसे, एक पवन ऐसे और एक पवन ऐसे, यही ना दिशा है? मिलाओ। ऐसे ऐसे, ये वाला डायग्राम बना लो, ये ज्यादा सही है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बड़ा क्लियर दिख भी रहा है। इन दोनों को क्या कहेंगे? वाणिज्य पवन, ट्रेड विंड, पूर्वा पवन। इन दोनों को क्या कहेंगे? विरुद्ध वाणिज्य पवन, एंटी ट्रेड विंड या पछुआ पवन। और इन दोनों को क्या कहेंगे? ध्रुवीय पवन। ये डायग्राम तो मुझे लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं रहे। एक बार दो बार घर में प्रैक्टिस करिएगा, है ना? बोल नहीं रहे बेटा, क्या करना है, हम जो बता रहे हैं वो करिएगा और याद कर लीजिएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। पूरा भूगोल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। बस ये और ये बात हो गई, दूसरी ओर बनाने की क्या जरूरत है? एक ही ओर से काम चल गया। इसको कहेंगे क्या बेटा, जरा बोलिए जोर से? व्यापारिक पवन, वाणिज्य पवन भी कहते हैं, पूर्वा पवन भी कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहते हैं, ईस्टर्ली कहते हैं। अब ये ठीक इसका उल्टा है, देख लो, एकदम उलट। तो अगर इसे पूर्वा कहोगे तो डेफिनेटली इसे पछुआ कहना होगा, इसे व्यापारिक कहोगे इसे विरुद्ध व्यापारिक कहना होगा, इसे ट्रेड विंड कहोगे इसे एंटी ट्रेड विंड कहना होगा। और कहना होगा नहीं, कहते हैं। और ये तो एकदम क्लियर है, ध्रुवीय पवन, पोलर विंड, इसका और कोई दूसरा नाम नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? पूरी धरती पर कुल कितने बेटा? 3 अस्थाई पवन चलते हैं। क्लियर हो गया? क्यों चलते हैं? क्योंकि एक गोलार्ध में 3 ही स्पष्ट वायुदाब की पट्टियां दिखती हैं, एक तो बीच वाला कॉमन है, तो 3 वायुदाब की पट्टियां, तो 3 पवन उत्तरी गोलार्ध में, और इन्हीं तीनों की, ध्यान से सुनना, वाणिज्य यह भी है तो वाणिज्य यह भी है। बस अंतर यह है कि उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य है और ये दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य है। पछुआ ये, तो ये भी पछुआ है, बस ये उत्तरी गोलार्ध की है और ये दक्षिणी गोलार्ध की है। ध्रुवी यह तो ध्रुवी यह भी। बोल नहीं रहे? बस अंतर यह है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर की। अब मैं कुछ पूछूंगा, बताइएगा। बड़ी मेहनत मैंने किया है तो मुझे लगता है आपसे कुछ उम्मीद हम करेंगे। पूर्वा पवन किस वायुदाब की पट्टी से किस वायुदाब की पट्टी की ओर चलते हैं? देख के बोल सकते हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो पवन चलते हैं, उन पवन को हम नाम देते हैं ट्रेड विंड, पूर्वा पवन, है ना बेटा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाले पवन पछुआ पवन कहलाते हैं। आया ना? अब वही नाम हम बोल दे रहे हैं जो नाम आपको लिखवाया था। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाले पवन ध्रुवी पवन कहलाते हैं। परीक्षा में यही घेरेगा आपको, और सांस टंग जाती है हमारे मित्रों। वो कहेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाले पवन क्या कहलाते हैं? अब नाम कभी सुने हो जिंदगी में तब ना। हाँ, पूरी लाइफ में कभी नाम ही नहीं सुना। और जैसे परीक्षा में ये सब नाम देखते हैं ना बच्चे,
बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या होता है, ये पहाड़ होता है, ये पहाड़ है। और नहीं अगर बताओ तो फिर गलत बात है ना। फिर नौकरी वोकरी पाने का हक नहीं है आपका, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब चले हेडिंग बना लें, आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम बेटा दिमाग में रखना, जैसे ये भी तो दिमाग में रहना ही चाहिए, ये वाला जरूर दिमाग में रखना क्योंकि है बहुत सिंपल। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो हेडली वाला कमाल दिख रहा है। अरे ये तो हेडली ने यही कल्पना किया था कि ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतीय रेखा की ओर जो पवन चलते हैं, तो हेडली तो सही चल ही रहे थे, बीच में यही ना गड़बड़ा दिया सब कुछ। और ये नालायक अगर इधर से रहा होता तो मुझे हेडली एकदम परफेक्ट थे, लेकिन बीच में ये गड़बड़ हो गई। और ये गड़बड़ किया है धरती ने। धरती ने कहा भाड़ में जाओ, कुछ हमारे हिसाब से भी चलेगा, सब आप ही के हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो धरती का एक मेरे हिसाब से चलेगा, तो कहा कि ये उल्टा चलेगा। और ये उल्टा ना बेटा पूरे भूगोल में उल्टा पुल्टा करके रख देता है। आगे आप पढ़ेंगे क्लाइमेट और सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे यहाँ पछुआ पवन जो चलता है, हमारे यहाँ भी चलता है। अरे भैया अंतरिक्ष से नहीं ना आए हो, यहीं से ना हो। तो हमारे यहाँ पछुआ पवन चलता है ना, पछुआ को गर्म मानते हैं कि ठंडा मानते हैं, सोच के बताइए। हाँ, पछुआ पवन गर्म होती है। आज की डेट में अगर पछुआ चलने लगे ना तो इसको लू कहते हैं हम, उसी को लू कहते हैं, उसी को हीट वेव कहते हैं। पछुआ गर्म पवन होती है और पूर्वा ठंडी होती है, मॉइस्ट होती है, नम होती है। इसीलिए आप देखते हैं पूर्वा अभी चल रही है, कितनी बेचैनी महसूस हो रही, क्योंकि इसमें आर्द्रता होती है, इसमें नमी होती है और ये हमें परेशान कर देती है। पछुआ चलेगी ना तो गर्म बहुत होगी, लेकिन छाए में आपको अच्छा लगेगा। धूप में आपको भले परेशानी होगी, लेकिन अगर छाए में आप रहते हैं तो आपको बेचैनी नहीं होगी। और पूर्वा जब चलती है ना तो बाहर अच्छा लगता है, अंदर बेचैनी होने लगती है, क्योंकि इसके साथ होती है आर्द्रता, इसके साथ होती है नमी। और ध्यान रखना, नमी हमें बहुत परेशान करती है। टेम्परेचर जितना परेशान नहीं करता, उससे ज्यादा हमें नमी परेशान करती है। आपकी सूचना के लिए बताऊं कि टेम्परेचर 35 डिग्री हो, आर्द्रता 80% हो, पागल हो जाएंगे आप गर्मी से। टेम्परेचर 45 डिग्री हो, आर्द्रता 40% हो, हम कंफर्टेबल रहेंगे छाए में, छाए में हमको अच्छा प्रतीत होगा। सबसे बड़ी तकलीफ है बेटा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अभी आज की गर्मी कुछ बाकी गर्मी से अलग लग रही है, क्यों? टेम्परेचर बहुत ज्यादा थोड़ी है आज का, आर्द्रता बढ़ी हुई है, बारिश हुई है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, और यह ह्यूमिडिटी हमें पागल कर देगी, कर ही रही है। इस समय एसी और कूलर में कंपटीशन हो रहा होगा। कूलर बेचारा पिछड़ गया है ना, अब कूलर कुछ नहीं कर पा रहा है, एसी दन दनाते हुए काम कर रहा है, क्योंकि कूलर खाली एक काम करता है, आर्द्रता बढ़ाता है, और एसी दोनों काम करता है। वो ह्यूमिडिटी को नियंत्रित भी करता है और टेम्परेचर भी रिड्यूस करता है। इसीलिए आप देखते हैं एसी से पानी निकलता है। और अब घर पे जाके देखिएगा, आज आपकी एसी से कुछ ज्यादा ही पानी निकलेगा, है ना, और ठीक ठाक पानी निकलता है। अभी मैं बता रहा हूं ना कि अगर आपका 15 बाई 15 का कमरा हो, उसमें 1.5 टन की एसी लगी हो, तो जहां से पानी निकलता हो वहां एक 20 लीटर की बकेट रख दीजिएगा, बाल्टी। और अगर 4-6 घंटे में आपकी बाल्टी ना भर जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 20 लीटर पानी निकाल देगा शाम तक। अरे यार, एसी में पानी डालते हैं हम लोग, कूलर में ना पानी डालते हैं, एसी से पानी निकल रहा है। इसका मतलब कि 15 बाई 15 का जो आपका कमरा है, उसी कमरे से एसी ने 20 लीटर पानी निकाल दिया बाहर। वही 20 लीटर आके कमरे में फेंक दो, बाढ़ आ जाएगी। 20 लीटर पानी ठीक ठाक होता है भाई, इतना पानी रहता है बेटा, इतनी ह्यूमिडिटी है, लेकिन सब हवा में गुम है।
एसी इनको खींच खींच के पकड़ पकड़ के बाहर निकालता है। नालायक, कहाँ छुपे हो, निकलो। ये पानी निकालता रहता है। एक बच्चे ने कहा कि इसका मतलब है कि जब लू चलती है तो फिर पानी डालना पड़ता होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बोला थोड़ा साइंस का मामला है बेटा, इसको समझना। कमरे में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई तो एसी निकाल देगा। एसी करता क्या, वो जरा सुन लो। एसी 60 से 65% ह्यूमिडिटी को बना के रखता है। 60 to 65% ह्यूमिडिटी को बना के रखता है। और ह्यूमन बॉडी को यह ह्यूमिडिटी सबसे अधिक सूट करती है, बहुत अच्छा लगता है। कम होगी तो ड्राइनेस फील होगी, कुछ सूखा सूखा प्रतीत होगा। ज्यादा होगी तो बेचैनी महसूस होगी। और एसी बड़े प्यार से इसको मैनेज करता है। एक बच्चे ने पूछा कि सर ज्यादा है तो ठीक है, निकाल के 60-65 पे रोक दिया, कम होगा तो लाएगा किधर से है ना गंभीर मामला। भाई ह्यूमिडिटी कमरे में ज्यादा हो, अभी आप देखोगे जैसे बरसात वगैरह शुरू होगी तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ेगी। एसी फर्स्ट क्लास काम करता रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं, कमरा एकदम कूल किया रहेगा, लेकिन पानी ज्यादा निकालने लगेगा। यानी आप नोटिस करोगे जो उसके आउटर से पानी जो निकलेगा वो ज्यादा ही निकलने लगेगा, है ना। लेकिन भैया जब लू चलने लगती है तो कहां से लाता है पानी, क्योंकि उसको 65% आर्द्रता तो बना के रखनी ही है। वो लू से पानी खींच लेता है, वहां से पानी ले लेता है। और एक गलतफहमी ना पालिएगा कि जब लू चलती है तो उसमें नमी नहीं होती। अरे नमी नहीं होती। जब लू चले, कपड़ा जरा बाहर फैलाओ ना, अगर 2 मिनट में आपका कपड़ा ना सूख जाए तो मैं नाम बदल दूं, तो कपड़े का पानी कहां गया? अरे हवा में गया। और कहीं भी पानी वानी अगर दिखता है तो सब सूख जाता है। कहां गया पानी? हवा में है, लेकिन प्यास उसको इतनी लगी है उसको पानी कम महसूस होता है। और एसी उन्हीं को धर धर के उनके हलक से निकाल लेता है पानी। दो, पानी लेके घूम रहे हो, ड्रामा फैला रहे हो, तो पानी निकालता है और कमरे की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। कूलर बेचारा बस यही मात खा जाता है, बस वन वे ट्रैफिक हो जानता है। आर्द्रता ठूसो, आर्द्रता ठूसो आर्द्रता खुद ही बढ़ी हुई है, कूलर हुआ बेकार। 2 बाल्टी पानी डाल दिए, 2 बकेट, वो 3 दिन तक पानी बना रहेगा, खत्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हवा पानी लेने से मना कर देती है। मेरे पास ऑलरेडी पानी है, इसलिए कूलर काम नहीं करता। वर्षा काल में आप देखते हैं कूलर एकदम इफेक्टिव नहीं रह जाता, पंखे से बदतर हालत हो जाती। एसी तो एकदम दनदनाता रहता है, मौसम कुछ भी हो। क्लियर है बेटा? आर्द्रता बहुत बड़ा फैक्टर है बेटा, तो ध्यान रखना। जो पूर्वा पवन है उसमें आर्द्रता होती है, टेम्परेचर ज्यादा भले ना हो। पछुआ पवन बहुत गर्म होती है। और क्यों गर्म होती है जरा देखो, भूगोल के विद्यार्थी आप ही देख के बताओ गर्म क्यों नहीं होनी चाहिए। गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर चल रही है, देख लो। अरे भैया जी ये क्या है, इसकी तुलना में तो लो लैटिट्यूड है ना, और जितने लो लैटिट्यूड पे आओगे वहां गर्मी बढ़ती जाएगी। तो यहां से यहां गर्मी कम है ना, बोल नहीं रहे हो। तो जाहिर सी बात है पछुआ गर्म इलाके से ठंडे इलाके की ओर चल रही है, और पछुआ गर्म इलाके से ठंडे इलाके की ओर अगर चल रही है तो गर्म तो प्रतीत होगी ही होगी, बोल नहीं रहे। और ये क्या हो रहा है, ये ठंडे इलाके से गर्म इलाके की ओर चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वा को हम लोग ठंडा ही मानते हैं, और इसमें मॉइस्चर भी होता है। एक चीज बताओ, हम लोग गांव देहात के लोग हैं बेटा, इंग्लैंड से आए हुए लोग नहीं है। अब आप में से कोई हो तो अलग बात है। तो गांव में हम लोग क्या, गेहूं की मड़ाई होती है, कभी नोटिस किया? जब पछुआ पवन चलता है तो बहुत अच्छे से मड़ाई होती है, समय कम लगता है और जल्दी जल्दी सब हो जाता है। और पूर्वा चलने लगता है तो टूटता ही नहीं है, वो उसी में लपटाने लगता है, किसान परेशान हो जाते हैं। क्यों? वजह वही है कि पूर्वा में मॉइस्चर होगा, वो जब चलेगी तो सारे डंठल को थोड़ा नम कर देगी, वो कटेंगे ही नहीं। और जब पछुआ चलती तो एकदम सूख जाते हैं, और मशीन में डालते एकदम
दनदनाता हुआ सब कुछ हो जाता है। तो जो पछुआ है बेटा, उसका नेचर ही गर्म होता है और पूर्वा का नेचर ठंडा होता है। थोड़ा लिख लो बेटा, लिखें। अस्थाई पवन, फिर से हेडिंग बना लो बेटा, अस्थाई पवन कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। अब तय हो गया? बीच में थोड़ी गैपिंग हुई है तो फिर से मैं आपको वहां जोड़ता हूं। पवन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अस्थाई, अस्थाई और स्थानीय। ये 3 नाम लिखा था ना, अस्थाई पवन, अस्थाई पवन और स्थानीय पवन। ठीक है, इसमें से पहला जो प्रकार है कौन सा? अस्थाई पवन। सौभाग्य से अस्थाई पवन भी 3 ही प्रकार के होते हैं, जो अभी आपने देखा है ना बेटा। लिखें, अस्थाई पवन क्या लिखा बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। नाम लिखिए तीनों का। पूर्वा पवन, आप लिख करके लिखिएगा बेटा सारे नाम, कोई नाम छूटने ना पाए। पूर्वा पवन, पूर्वी पवन, आबलिक वाणिज्य पवन, आबलिक व्यापारिक पवन, आबलिक क्या बेटा? व्यापारिक पवन। ये तो हिंदी वाले नाम हो गए इसके। ये सब नाम किसके हैं बेटा? पूर्वा पवन के नाम है। इंग्लिश वाला भी लिख लिया जाए एक दो। तो इनको कहते हैं ईस्टर्ली, ईस्ट से आती है ना, सो इसको कहते हैं ईस्टर्ली। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड, व्यापार वाणिज्य को ट्रेड कहते हैं, ट्रेड विंड। क्लियर हुआ बेटा? दूसरा, पछुआ पवन, आबलिक पश्चिमी पवन, आबलिक विरुद्ध व्यापारिक पवन, आबलिक विरुद्ध वाणिज्य पवन। विरुद्ध वाणिज्य पवन इंग्लिश भी लिख लिया जाए बेटा। वो ईस्टर्ली थी, ये वेस्टर्ली होगी, वेस्ट से चलती है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? वेस्टर्ली। क्लियर है? वेस्टर्ली हो गया बेटा। एंटी ट्रेड ये सब हो गया। तीसरा, ध्रुवीय पवन। बस एक ही नाम है बेटा, ये अच्छा है, ऐसे नाम रहते हैं तो ठीक लगता है। ध्रुवीय पवन, इंग्लिश में पोलर विंड। बात खत्म। तय हो गया बेटा। पूरी धरती पर कुल 3 अस्थाई पवन चलते हैं, चौथा मत जोड़िएगा अपने मन से, नहीं है कोई चौथा। 3 ही अस्थाई पवन। वही हमारे मित्र एक तो जोड़ लिए थे, पूछे कहा जोड़ा, तो कहा काठो आप छोड़े होंगे। कहाँ छूटा है? कुछ छूटा है? आपके सामने ही सब कुछ है, कुछ नहीं छूटा है। अब यह है कि मैप में पहचाने, ये पूर्वा पवन है, ये पछुआ पवन है और ये ध्रुवीय पवन। एक बच्चा बड़ा नाराज हो गया, कहा कि पूर्वा पवन पूरब से आती है। मैंने कहा जी, कहा ये पूरब से आ रही है? बोलो। अरे भाई, अगर बोला जाता है तो दिखना भी तो चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ा है कि देखे कुछ और बोले कुछ और, तो फिर पढ़ने लिखने का मतलब क्या बना भाई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड
वेस्ट, है ना। गौर से देखो, इसे हम पूर्वा कह रहे हैं, है ना। पूर्वा कभी ठीक पूरब से नहीं आती, आप वाली भी, क्योंकि ये आती है कुछ ऐसा, बोल नहीं रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। क्लियर है। और जरा इसको देखो, नीचे वाली, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। दोनों में पूर्व कॉमन है ना। अरे यहां भी पूर्व लगा, यहां भी पूर्व लगा, इसलिए इसको पूर्वा कह देते हैं। और एकदम से नाप के पूरब से थोड़ा ही आती है, कैंपास वंपास लगा के सेट किया, पूरब थोड़ा इधर से आ रही है तो आएगी। क्लियर है। और एक बात कि हमने इसको थोड़ा कम डाइवर्ट किया है, ये थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो जाती है, डायग्राम में हमने नहीं दिखाया, तो ये कुछ ज्यादा ही फ्लैट हो जाती है। अब पूरब हुआ ना, तो अगर पूर्वा कहा जाता है तो पूरब से ही आती है, और अगर पश्चिमा कहा जाता है तो पश्चिम से ही जाती है, गलत नहीं बोला जाता। और फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा यार, पढ़े कुछ अलग दिखे और बोले व्यवहार में कुछ अलग दिखे, तो फिर तो दिमाग की दही बन जाएगी कि कौन सी पढ़ाई है भाई। पढ़ाने में कुछ अलग दिख रहा है, व्यवहार में कुछ अलग दिख रहा है, तो फिर तो मानेंगे ही नहीं ना हम। तो पढ़ना और व्यवहार एक होना होगा, और एक है बेटा, समझने में थोड़ी चूक हो रही, ध्यान रखना। वाणिज्य पवन उत्तरी गोलार्ध में जिस दिशा में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में उस दिशा से नहीं चलती। देख लो, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से चलती है। अरे भाई अंग्रेजी लिख दी, इससे तकलीफ हो रही है क्या। ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। ये कौन सी दिशा हुई, उत्तर पूरब हुई कि नहीं हुई। तो वाणिज्य पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से चलती है, भूलिएगा नहीं, पूरब से नहीं चलती। परीक्षा में घेरेगा आपको, उत्तर पूरब से चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो वाणिज्य पवन है वो क्या चलती है बेटा, दक्षिण पूरब से चलती है। तो पूरब दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, इसे इसको पूर्वा पवन कह देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिशा में उत्तरी गोलार्ध से चलती है उस दिशा में दक्षिणी गोलार्ध से नहीं चलती। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूरब से सॉरी दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। बोल नहीं रहे, यही पूछ लेगा, उत्तरी गोलार्ध उनकी दिशा क्या, दक्षिणी गोलार्ध उनकी दिशा क्या। किसी की दिशा पूछे बता देंगे, इसका नहीं बता दोगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पश्चिमा पवन दक्षिण गोलार्ध में किससे चलती है, दक्षिण पश्चिम से चलती है। मैप में देखो, दक्षिण पश्चिम दिखा ना। और यहां पे बता देंगे भाई, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर पूरब से चलती है। ये दिशा वाला अगर ज्ञान है ना बेटा, और ये डायग्राम का आपको पता है, एक पल में बताएंगे दिशा। ये कोई डाउट है, बात करो बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। दिशा पूछ लेगा, परेशानी है। देखो ये डायग्राम तो याद रहेगा ना बेटा, ये वाला बोले इधर भाई। अब किसी की दिशा पूछो ना, किसी की दिशा पूछो। आप कहें कि चलिए बताइए पश्चिमा पवन उत्तरी गोलार्ध में किधर से चलता है, कोई समस्या नहीं है, यही खींचो दिशा सूचक यंत्र। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। इधर से जा रही है ना, ये दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर जाती है। किधर, उत्तरी गोलार्ध। किसी का कोई पूछे यार हर जा क्या है, 1 सेकंड तो लगेगा बनाने में, तो इसको याद वाद मत करिएगा बेटा। जैसे घर पे बैठ के भी याद कर रहे, उत्तरी गोलार्ध में इधर से इधर दक्षिण गोलार्ध, ये पागलपन वाला काम नहीं करना है। पागलपन वाला काम जहां करना होगा वहीं करिएगा। हर चीज याद करके काहे बर्डन लोगे।
एकदम मूड से जाइए परीक्षा में, नहीं पूछे तो नहीं पूछे, पूछे तो फट से वहीं पे खींचेंगे और बता देंगे। अब दक्षिणी गोलार्ध में देख लो, ये क्या हो गया बेटा, उत्तर, और ये क्या हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया पूरब, और ये क्या हो गया पश्चिम। आप खुद ही बताइए किधर से चलती, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर चलती है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमा पवन। दिख रहा है आपसे ना, इसको याद करें हम लोग, अब यही काम बचा है। अरे बहुत याद करना है बेटा, तो जहां बच सकते हैं उदाहरणों से वहां जरूरत क्या है याद करने की, और ताल ठोक के बताएंगे, और किसी हालत में गलत नहीं होगा। गलत कहाँ होगा। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ रहा है। तो एक हेडिंग फिर से बना लें, और आज नहीं बात करेंगे बेटा, तकलीफ भी हो रही, कल बात करेंगे, कल मतलब जब भी इसका शेड्यूल आएगा। तो अभी फिर लिखो एक बार पश्चिमा पवन, और कुछ आपको तंग करके जाएंगे, अभी आपको थोड़ा परेशान करके जाएंगे। पछुआ पवन है ना बेटा। तो अब लिखो मत, कॉपी वॉपी बंद करो, नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, सुनेंगे जरूर। कभी आपने नाम सुना है गरजते चालीसा का, गरजते चालीसा। एक बच्चे ने कहा हाँ हम सुने हैं सर। कहा कहा हनुमान मंदिर में, हमको मतलब कहा हनुमान चालीसा। अरे हनुमान चालीसा नहीं बोला गया, ये गरजते चालीसा बोला गया। आप कहेंगे बड़ा लोकल टाइप का नाम दिख रहा है सर। नहीं नहीं, इंग्लिश में नाम है इसका रोरिंग फोर्टीज। ये तो हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में गरजते चालीसा, भयंकर पचासा कहेंगे तो और लोकल टाइप का दिख रहा है। फ्यूरियस फिफ्टीज, फिर एक है चीखते साठा। तो कहा 60 साल का आदमी जब चीखने लगे। स्क्रीमिंग सिक्सटीज कहा जाता है। ये नाम है बेटा ज्योग्राफी, बड़े परिष्कृत नाम है, और बड़ी मजेदार बात है कि खूब पूछते हैं आप, और छक्के छुड़ा देते हैं आप। ध्यान रखना, ये तीनों पछुआ पवन है, पछुआ पवन के नाम है ये तीनों। अब क्यों क्यों नाम है, कहाँ नाम है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू। आज